नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। मार्केट में जब भी एक बदलाव आता है तो लोग उस बदलाव को खत्म करके पुराने तरीकों को वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं। लोगों को बदलाव नहीं पसंद है, जिस वजह से वो नई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों का विरोध हमेशा करते रहते हैं। जनता के प्रेशर में आकर बहुत से नेता ऐसी पॉलिसी निकालते हैं जिससे इन नई कंपनियों को काम करने में समस्या हो और वो खत्म हो जाए। ये किताब हमें ब्रैडली टस्क के कामों के बारे में बताती है। ये किताब बताती है कि किस तरह से टस्क ने अलग अलग कंपनियों के साथ काम करके इन राजनीतिक समस्याओं से बाहर निकाला है। साथ ही ये किताब बताती है कि किस तरह से आप खुद को इस तरह की समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। इस किताब की मदद से आप बिजनेस में राजनीति की समस्या को अच्छे से समझ पाएंगे, जो कि एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे नेताओं को आप अपनी उंगलियों पर कैसे नचा सकते हैं। ऊबर को अपने शुरुआती दिनों में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ब्रैडली टस्क स्टार्टअप को बचाने का काम किस तरह से करते हैं। पहला सबक, टस्क ने अपने शुरुआती दिनों में ही राजनेताओं को खुश करने का तरीका जान लिया था। नेताओं को हर वक्त सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, हर वक्त सबका ध्यान खींचे रहना और हर वक्त लोगों से अपनी तारीफें सुनते रहना। अगर आपको उन्हें खुश करना है तो आपको उन्हें ये बताते रहना होगा कि उनका आइडिया बहुत अच्छा है। साथ ही आपको ऐसे काम करने होंगे जिससे सबका ध्यान उन पर जाए और जनता में उनका सपोर्ट बढ़े। 1980 के दशक में टस्क हेनरी स्टर्न के लिए काम करते थे, जो कि न्यूयॉर्क शहर के काउंसलिंग मेंबर और शहर के बाग के कमिश्नर थे। टस्क ने हेनरी की तरफ मीडिया का ध्यान खींचने के लिए बहुत से काम किए। जैसे एक बार जब उन्हें पार्क में पेड़ों के काटे जाने पर आवाज उठानी थी तो उन्होंने हत्या किए गए पेड़ों का अंतिम संस्कार के नाम से एक नाटक निकाला। जब पार्क में नया टाइटल बनाया जाता था तो टस्क मीडिया को बुलाकर रिबन की बजाय उनसे टाइटल पेपर कटवाते थे। इसके बाद टस्क ने चक स्मूचर के लिए काम करना शुरू किया, जो कि कम्युनिकेशंस डायरेक्टर थे। स्ट्यूमर को व्यस्त रहने का दिखावा करना पसंद था। वो ये जानते थे कि जब जनता ये देखेगी कि वो कितने व्यस्त हैं तो वो सोचेगी कि वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी वो एक जूनियर नेता थे, उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं था। इसीलिए टस्क और उनकी टीम स्ट्यूमर को व्यस्त दिखाने के तरीके खोजती रहती थी। वो ये दिखा रहे थे कि स्ट्यूमर जनरल इलेक्ट्रिक्स को गाड़ी के कांच को साफ करने वाली शीशे के लिक्विड के बढ़ते दामों को लेकर चिट्ठी लिखने में कितने व्यस्त हैं। एक बार वो ये दिखा रहे थे कि स्ट्यूमर इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पंच कार्ड वोटिंग मशीनों को बदलकर आधुनिक नई मशीनों से इलेक्शन करवाने की मांग कर रहे हैं। उनके पंच कार्ड वोटिंग मशीनों के बदलने का आइडिया जल्द ही काम आया जब 2000 में इलेक्शन में इन मशीनों को लेकर विवाद उठने लगा। अब क्योंकि स्ट्यूमर पहले से ही इसके बारे में बात कर रहे थे, अब उन्हें मीडिया में एक एक्सपर्ट की तरह देखा जाने लगा। इस तरह से टस्क ने जाना कि नेताओं को खुश कैसे रखते हैं। अगर आपकी वजह से मीडिया में उनकी इमेज बेहतर बन रही है तो वो आपको पसंद करेंगे। दूसरा सबक, राजनीतिक अभियान में आपको अपने दुश्मनों पर बेरहमी दिखाते हुए हमला करना होता है। अगर आपने कभी इलेक्शन के समय नेताओं का भाषण सुना है तो आपने ये देखा होगा कि वो एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछालते हैं। माइकल ब्लूमबर्ग के साथ काम करते वक्त टस्क ने उनके विरोधियों पर हमला करने का काम किया था। माइकल पिछले 8 सालों से मेयर थे और 2009 में वो तीसरी बार इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। इन 8 सालों में माइकल ने टैक्स और पानी की कीमतों को बढ़ा दिया था, जिससे न्यूयॉर्क शहर के लोगों को बहुत समस्या हो रही थी। उन्हें ये पता था कि उनके इस काम को लेकर बहुत से लोग उन पर कीचड़ उछालेंगे और माइकल भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन दिनों उनके सबसे बड़े प्रतियोगी एंथोनी वीनर थे, जो कि फंड इकट्ठा करने में माहिर तो थे ही, साथ ही वो एक ज्यू थे जिनका एक इटालियन नाम था। टस्क ने एंथोनी की हिम्मत तोड़ने के लिए एक अभियान निकाला। उनका मकसद था एंथोनी को इतना डरा देना कि वो इलेक्शन से भाग जाए। इसके लिए टस्क ने एंथोनी की खोट निकालकर उसे सबके सामने दिखाना शुरू किया। सबसे पहले टस्क की टीम को रिसर्च से ये पता लगा कि टस्क ने आज तक सिर्फ एक बिल पास किया है, मॉडल्स को ज्यादा वीजा देने का बिल।
साथ ही एंथोनी बहुत से ऐसे मॉडल्स से डोनेशन भी ले रहे थे जिन पर कुछ संगीन आरोप लगे थे। वो अमेरिका के बाहर से भी फंड के नाम पर पैसे जमा कर रहे थे, जो कि गैर कानूनी था। इन सभी बातों से एक बात निकल कर आ रही थी, एंथोनी गैर कानूनी तरीकों से मॉडल से पैसा लेते थे और वो उन्हीं के फायदे के लिए काम भी करते थे। यही सारी बातें मीडिया में तेजी से फैलने लगी। इसके अलावा टस्क ने एंथोनी को दिखाने के लिए इलेक्शन से बहुत पहले अपनी पार्टी का प्रचार करना शुरू कर दिया। टस्क की टीम सिर्फ एंथोनी और उसके आसपास के घरों में जाकर वोट्स मांगते थे। वो सिर्फ एंथोनी के घर और उसके आसपास के इलाकों में पोस्टर चिपकाते थे। साथ ही टस्क ऑनलाइन एड्स भी सिर्फ एंथोनी के जिप कोड को टारगेट करके दिखाते थे। इससे एंथोनी को ये लगता था कि वो अभी से बहुत जोरों से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और वो उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन असल में टस्क सिर्फ उनके आसपास के इलाकों में ऐड करके उन्हें धमकाने की साजिश किया करते थे। इन सभी चीजों से एंथोनी का आत्मविश्वास टूट गया और उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया। टस्क ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। माइकल तीसरी बार इलेक्शन जीत गए और वो टस्क के काम से इतने खुश हुए कि उन्होंने टस्क को $2,34,000 टैक्स काट कर दिए। इन पैसों की मदद से टस्क ने खुद की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कंसल्टेंसी खोल ली, जहां वो लोगों को राजनीति से संबंधित सलाह देते थे। शुरुआत में कुछ खास कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन जल्द ही टस्क ने एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। तीसरा सबक, टस्क ने वॉशिंगटन डीसी में उबर पर से बैन हटाने में उसकी मदद की। उबर का नाम तो आपने सुना ही होगा। उबर की मदद से आप घर बैठे टैक्सी बुक करते हैं। टैक्सी आपके दरवाजे तक आपको लेने आती है और जहां भी आपको जाना होता है वहां छोड़ देती है। ग्राहकों के लिए उबर एक वरदान था, उन्हें इससे बहुत फायदा हो रहा था। लेकिन कुछ लोगों को उबर से नफरत भी हो रही थी। यूनियंस उबर से नफरत करते थे क्योंकि वो उनके ड्राइवर्स को हड़ताल करने के लिए इकट्ठा नहीं कर पाते थे। उबर ड्राइवर छोटे बिजनेसमैन थे और वो आजादी से काम किया करते थे, जिस वजह से वो किसी भी हड़ताल का हिस्सा नहीं बनते थे। टैक्सी ड्राइवर्स को उबर से नफरत थी क्योंकि इससे उनका रोजगार छिन गया था। वो टैक्सी ड्राइवर्स नेताओं से हर वक्त उबर की शिकायत करते रहते थे और उसे खत्म करने के लिए उन पर दबाव डालते रहते थे। इस वजह से नेताओं को भी उबर से नफरत थी। वॉशिंगटन डीसी में टैक्सी कमिश्नर और टैक्सी इंडस्ट्री की मांग पर एक नेता ने एक नियम निकाला जिससे उबर एक तरह से बैन हो गया। बैन होने के बाद उबर ने टस्क से मदद मांगी। टस्क को नेताओं की प्रवृत्ति के बारे में अच्छे से पता था। वो जानते थे कि नेता लोग पब्लिक पॉलिसी को देखते हुए काम नहीं करते हैं, बल्कि वो पब्लिक में अपनी इमेज को देखते हुए काम करते हैं। जब वो ये देखते हैं कि उनके किसी काम की वजह से पब्लिक में उनकी इमेज खराब हो रही है और उनके वोटर्स उनके खिलाफ हो रहे हैं, तो वो लोग उस काम को नहीं करते हैं। इसीलिए टस्क ने मीडिया में लोगों को उबर को हीरो और टैक्सी इंडस्ट्री को विलन की तरह दिखाना शुरू किया। टस्क ने मीडिया में ये खबर फैलाई कि डीसी के नेता यातायात की कीमतों को जानबूझकर ज्यादा रखते हैं ताकि वो टैक्सी इंडस्ट्री को बचा सके। उन्होंने बताया कि टैक्सी ड्राइवर्स से नेताओं को बहुत से वोट जाते हैं और इसीलिए वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए टैक्सी इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने उबर को बैन करके रखा है। इसके बाद उबर ने अपने यूजर्स से अपील की कि वो नेताओं को कांटेक्ट करके उबर पर से बैन हटाने की मांग करें। लोगों ने नेताओं को कुछ 40,000 ट्वीट और 50,000 ईमेल सिर्फ कुछ दिनों में ही भेजे। पब्लिक को गुस्सा होते हुए देखकर नेताओं ने टैक्सी ड्राइवर्स का साथ छोड़ा और उबर पर से बैन हटा दिया। हर नेता को अपने वोट बैंक की चिंता होती है। अगर आप पब्लिक में ये दिखा सकें कि उनके किसी काम की वजह से उनकी बहुत बदनामी हो रही है और जनता उनके खिलाफ हो रही है, तो आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। टस्क ने यहाँ पर कुछ ऐसा ही किया जिससे उबर के ऊपर से बैन हट गया। चौथा सबक, न्यूयॉर्क के मेयर ने उबर की ग्रोथ पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन टस्क ने मेयर को अपने इरादे बदलने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका में कहावत है, अगर आप न्यूयॉर्क में कामयाब हो जाएंगे तो आप हर जगह कामयाब हो जाएंगे। न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ा और बहुत अहम शहर है और यहाँ पर जो कंपनियां कामयाब होती हैं उनकी इमेज पूरे अमेरिका में मशहूर हो जाती है। इस वजह से जो कंपनियां न्यूयॉर्क में कामयाब हो गई हैं वो हर जगह कामयाब हो जाती हैं। लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो ने एक नियम लागू कर दिया था जिससे उबर साल भर में सिर्फ 1% ही ग्रो कर सकता था। इस नियम से उबर बर्बाद हो जाता और फिर वो कहीं भी कामयाब नहीं हो पाता।
इसीलिए टस्क ने डी ब्लासियो का मन बदलने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए। टस्क को ये पता लगा कि मेयर खुद को शहर के गरीब और निचले इनकम के दर्जे वाले लोगों का मसीहा बताते हैं। अपने अभियान में वो उनके ही वायदे की बात करते थे, लेकिन ऊबर से इन्हीं निचले इनकम के दर्जे वाले लोगों का फायदा हो रहा था। जिनके पास गाड़ी थी वो ऊबर के साथ जुड़कर अच्छे पैसे कमा लेते थे, और जिनके पास गाड़ी नहीं थी उन्हें सस्ते में यातायात के साधन मिल जाते थे। लेकिन जब ऊबर के ऊपर रोक लगा दी गई तो इन्हीं लोगों को परेशानी हो रही थी। इस तरह से टस्क ने मेयर का दो मुंहा चेहरा जनता के सामने लाने की कोशिश की। इसके बाद टस्क ने जनता को ये दिखाना शुरू किया कि मेयर सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। टैक्सी ड्राइवर मेयर के दूसरे सबसे बड़े वोट बैंक थे, और ऊबर की ग्रोथ पर रोक लगाने वाला नियम भी टैक्सी इंडस्ट्री ने ही लिखा था। मेयर असल में टैक्सी इंडस्ट्री के इशारों पर नाच रहे थे, क्योंकि उनको अपने वोट्स की पड़ी थी। टैक्सी इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा था और ऊबर के आ जाने से वो पैसा खत्म हो रहा था। इस वजह से मेयर की पोजीशन कमजोर हो रही थी। अपनी पोजीशन बचाने के लिए मेयर ने ऊबर पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए थे। इस तरह की खबरें टस्क ने मीडिया में फैलाई। इसके बाद ऊबर ने फिर से अपने ऐप की मदद से अपने यूजर्स से अपील की कि वो मेयर को कांटेक्ट करके अपनी मांग उनके सामने रखें। एक हफ्ते में मेयर के पास लगभग 2.5 लाख ईमेल और ट्वीट पहुंचे। जब मेयर ने देखा कि जनता में उनका सपोर्ट खत्म हो रहा है तो उन्होंने ऊबर पर लगाए गए नियमों को हटा दिया। 5वां सबक, यूनियन हमेशा आजाद कॉन्ट्रैक्टर्स का विरोध करते हैं, जिससे स्टार्टअप्स को परेशानी होती है। हैंडी नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को सफाई करने वाले, कुछ छोटे मोटे काम करने वाले लोगों से जोड़ता है। जिस तरह से ऊबर टैक्सी ड्राइवर्स को सवारियों से मिलाने का काम करती है, उसी तरह से हैंडी सफाई करने वाले, प्लम्बर्स, रिपेयरिंग करने वाले लोगों को उनसे जोड़ने का काम करता है जिन्हें उनकी जरूरत होती है। हैंडी की खास बात यह है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को हेल्थ केयर और पेंशन जैसी सुविधाएं भी देता है। हेल्थ केयर और पेंशन जैसी सुविधाएं देने से अमेरिका के लाखों छोटे मोटे काम करने वाले लोग एक आजाद कॉन्ट्रैक्टर की तरह हैंडी से जुड़ जाते हैं और इसका फायदा लेते हैं। इसके लिए हैंडी को मजदूरों के लिए बनाए गए नियमों से इजाजत चाहिए थी, ताकि उसके आजाद कॉन्ट्रैक्टर को कर्मचारियों का दर्जा ना दिया जाए। लेकिन हैंडी के रास्ते में यूनियन और लोकतंत्र के नेता आकर खड़े हो गए। जैसा कि हमने पिछले सबक में देखा, यूनियन को आजाद कॉन्ट्रैक्टर नहीं पसंद थे, क्योंकि वो उन्हें अपने मोर्चे में शामिल नहीं कर पाते थे और ना ही उनसे बशिप फीस ले पाते थे। यूनियन अक्सर अपनी मांग से नेताओं पर दबाव डालते थे, जिससे आजाद कॉन्ट्रैक्टर कभी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते थे। उन्हें या तो यूनियन के साथ मिलकर काम करना पड़ता था या फिर अपने काम से हाथ धोना पड़ता था। टस्क और हैंडी ने CEIU 32BJ से लड़ने का फैसला किया। CEIU 32BJ सिक्योरिटी गार्ड और सफाई करने वालों का एक यूनियन था। इसके प्रेसिडेंट का नाम हेक्टर फिगुएरा था, जो कि जल्द ही फिर से इलेक्शन लड़ने वाले थे। इलेक्शन में फिर से जीतने के लिए हेक्टर को यूनियन का साथ पूरी तरह से देना था और हर उस इंसान के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी जो कि आजाद कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करने की कोशिश कर रहा था। जब टस्क ने स्टेट के गवर्नर एंड्रयू कुमो से बात की, तब उन्हें पता लगा कि एंड्रयू CEIU 32BJ के खिलाफ जाकर कोई भी काम नहीं करना चाहते थे। वो हैंडी के प्रस्ताव के फायदे को समझ रहे थे, लेकिन CEIU 32BJ को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, जिस वजह से टस्क को ये लड़ाई हारनी पड़ी। लेकिन फिर भी वो अलग अलग तरह से लड़कर अपने काम को पूरा करवाने की कोशिश करते रहे। 6वां सबक, राजनीतिक बातों में आपको भले दिलचस्पी ना हो, लेकिन राजनीति आपको बर्बाद करने में दिलचस्पी हो सकती है। डेली फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम आज एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। इसमें आप फुटबॉल या हॉकी जैसे दूसरे खेलों में अपने मनपसंद खिलाड़ी या टीम पर पैसा लगाते हैं। अगर आपकी टीम गेम में जीत जाती है तो भी आप पैसा जीतते हैं, लेकिन अगर वो हार जाती है तो आपके पैसे डूब जाते हैं। ये एक नए तरह का जुआ है जो कि ऑनलाइन खेला जाता है। इस मार्केट में 2 कंपनियां थीं जो कि 2014 और 2015 में एक दूसरे से जमकर प्रतियोगिता कर रही थीं, फैंडुएल और ड्राफ्ट गैंग। इन दोनों कंपनियों में हर खेल पर करोड़ों डॉलर इन्वेस्टमेंट के लगाए जाते थे। ये दोनों कंपनियां एक दूसरे से लड़ने में इतनी व्यस्त थीं कि वो ये देखना भूल गईं कि एक शिकारी है जो कि दोनों पर हमला बोलने की ताक में बैठा हुआ है। कसिनो के स्टेट गवर्नमेंट नेताओं और वकीलों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे।
जब कसिनो इंडस्ट्री ने डेली फैंटनी स्पोर्ट्स गेम को मार्केट पर कब्जा करते हुए देखा तो उसे ये बात पसंद नहीं आई और उसने इन्हें खत्म करने की कोशिश की। दूसरी तरफ डेली फैंटनी स्पोर्ट्स गेम की दो बड़ी कंपनियां इस खतरे से अनजान होकर आपस में ही लड़ने में व्यस्त थी। 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर निकाली कि फैंडुएल के किसी कर्मचारी ने बेईमानी करके किसी तरह से $3,50,000 अपने नाम कर लिए हैं। ये बात कभी साबित नहीं हो पाई, लेकिन फैंडुएल की इज्जत उस एक खबर से मिट्टी में मिल चुकी थी। इस खबर के बाद अमेरिका के 39 स्टेट्स में फैंडुएल को बैन करने की कोशिश की जाने लगी। यहाँ पर टस्क ने फैंडुएल के साथ काम करना शुरू किया। टस्क ने फैंडुएल को इस खतरे के बारे में पहले से ही आगाह किया था, लेकिन तब फैंडुएल ड्राफ्ट किंग से लड़ने में व्यस्त था। यहाँ भी टस्क ने जनता को सरकार के खिलाफ भड़काना शुरू किया ताकि वो जनता में अपने सपोर्ट को गिरते हुए देख सके। जिस तरह से उबर ने अपने ऐप की मदद से अपने यूजर्स को सरकारी लोगों को कांटेक्ट करके शिकायत करने के लिए कहा था, उसी तरह से फैंडुएल ने भी लोगों को शिकायत करने के लिए उकसाया। कुछ 1.5 लाख लोगों ने सरकारी लोगों को कांटेक्ट करके शिकायत की। 2017 में फैंडुएल ने खुद को 15 स्टेट्स में बैन होने से बचा लिया था, लेकिन अगर उन्होंने टस्क की चेतावनी पर पहले ध्यान दिया होता तो वो खुद को इस खतरे के लिए पहले से तैयार कर पाते। 7वां सबक, कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करके आप सरकार से अपनी बात मनवा सकते हैं। सरकार में बिजनेस करने के कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर आपको अपना एक बिजनेस शुरू करना है तो आपको उन नियमों को मानना होगा, लेकिन समय समय पर ऐसी कंपनियां आती हैं जो पुराने नियमों को तोड़कर कुछ नया करने की कोशिश करती हैं। ऐसे में उन्हें सरकार के विरोध का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ लेमोनेड के साथ। लेमोनेड एक नई इंश्योरेंस कंपनी थी जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन थी। उसमें आप आसानी से साइन अप कर सकते थे, उसकी कीमतें कम हैं और उसमें से सिर्फ 3 सेकंड में आप अपने पैसों को निकाल सकते थे। इसके अलावा लेमोनेड के काम करने का तरीका भी दूसरी इंश्योरेंस कंपनियों से काफी अलग था। लेमोनेड अपने सारे ग्राहकों के पैसों को इकट्ठा करके रखती है। इस पैसे में से वो अपने खर्चों को पहले से निकाल लेती है। इसके बाद जो भी पैसे बचते हैं उनसे ग्राहकों के क्लेम की भरपाई की जाती है। अगर अंत में क्लेम चुकाने के बाद भी कंपनी के पास कुछ पैसे बच जाते हैं तो वो उसे अपने पास नहीं रखती बल्कि ग्राहकों में ही बांट देती है। आसान शब्दों में लेमोनेड जिस तरह की सर्विस दे रही थी उससे पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का चेहरा बदलने वाला था। लेकिन न्यूयॉर्क का फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट लेमोनेड को इंश्योरेंस का लाइसेंस नहीं दे रहा था। उनके हिसाब से लेमोनेड कुछ ज्यादा ही अलग तरह से काम करने की कोशिश कर रही थी और वो उनके सारे नियमों को नहीं अपना रही थी। इसीलिए लेमोनेड ने टस्क से मदद मांगी। टस्क को पता था कि बातचीत करने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने स्टेट गवर्नर एंड्रयू कुमो पर प्रेशर बनाने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने कुमो को ये दिखाना शुरू किया कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मीडिया में किसी भी कहानी का हीरो बनने के लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। एक कहानी जिस पर लोग यकीन कर सकें, कुछ अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन और उनका सपोर्ट, एड्स पर खर्च करने के लिए पैसे और एक अच्छी नीयत। लेमोनेड के पास ये सब कुछ था। टस्क ने मीडिया में यह खबर फैलाई कि न्यूयॉर्क शहर की सरकार अपने बिजनेस को बचाने की इतनी कोशिश कर रही है कि लेमोनेड जैसी नायाब कंपनी को न्यूयॉर्क छोड़कर लंदन में अपना बसेरा करना होगा। साथ ही टस्क की रिसर्च टीम ने यह पता लगाया कि कुमो को इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों ने डोनेशन दिया था और इसीलिए कुमो अपने लोगों को बचाने के लिए लेमोनेड को मार्केट में उतरने से रोक रहे थे। इसके अलावा टस्क ने शहर के सारे वेंचर कैपिटलिस्ट को चिट्ठी लिखकर भेजी और उनसे गुजारिश की कि वो लेमोनेड जैसी अच्छी कंपनियों की मार्केट में उतरने में मदद करें। इसके बाद टस्क ने देखा कि डीएफएस के लोग कुछ फैसला नहीं ले रहे हैं। टस्क ने उन्हें एक आखिरी चेतावनी दी, या तो वो कल तक लेमोनेड को लाइसेंस दे दें या फिर अगले दिन उनका सारा कच्चा चिट्ठा जनता के सामने जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वो लेमोनेड को लाइसेंस नहीं देंगे तो वो अखबारों में न्यूज निकाल देंगे कि ग्राहकों का भला चाहने वाली लेमोनेड जैसी कंपनी को गवर्नर ने पास नहीं किया है, जिसकी वजह से लेमोनेड को न्यूयॉर्क शहर छोड़कर जाना पड़ा। इस खबर से गवर्नर का जनता में सपोर्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता। कुछ ही दिनों के बाद वो मान गए और उन्होंने लेमोनेड को लाइसेंस दे दिया। 8वां सबक, टस्क को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में काम करने का मौका मिला था, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। 2016 में अमेरिका में प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए इलेक्शन हुए थे।
इस समय माइकल ब्लूमबर्ग नाम के एक व्यक्ति थे जो कि इलेक्शन में प्रेसिडेंट बनने के लिए लड़ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन पहले से ही इलेक्शन में थे और जनता को दोनों पर ही कम भरोसा था। ब्लूमबर्ग किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे और आजाद प्रतिनिधि की तरह इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। टस्क ने ब्लूमबर्ग की मदद करने के लिए अपने बिजनेस से कुछ समय की छुट्टी ले ली। ब्लूमबर्ग का इलेक्शन में जीत पाना तो मुश्किल था, लेकिन टस्क के पास कुछ दूसरे प्लान थे जिसकी मदद से वो ब्लूमबर्ग को व्हाइट हाउस तक पहुंचा सकते थे। इसके लिए उन्हें ब्लूमबर्ग को इतनी सीटों पर जिताना था कि किसी को भी बहुमत ना मिल सके। अगर ऐसा हो गया तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को एक प्रेसिडेंट चुनना पड़ता है और वहां पर ब्लूमबर्ग अपने लिए वोट पा सकते थे। टस्क ने ब्लूमबर्ग का प्रचार करने के लिए कुछ अलग तरीके अपनाए। उन्होंने ऊबर से मांग की अगर इलेक्शन के समय वो उनके हर ग्राहक को उनके घर से बूथ तक लेकर आने के लिए पैसा देंगे तो क्या ऊबर अपने ऐप पर ब्लूमबर्ग के लिए एक बटन लगा सकता है। ऐसा करके वो आसानी से पूरे अमेरिका में ब्लूमबर्ग का प्रचार कर पाते। इसके बाद ब्लूमबर्ग को ट्रंप और क्लिंटन से अलग दिखाने के लिए भी टस्क ने एक तरीका खोज रखा था। वो एक ऐसा अभियान निकालते जिसमें वो बोलते कि सिर्फ एक अकेला व्यक्ति अमेरिका की सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए ब्लूमबर्ग अगर इलेक्शन जीत गए तो वो अमेरिका को एक ऐसी टीम लाकर देंगे जो उनकी सारी समस्याएं सुलझा सकेगा। वो बिल गेट्स को शिक्षा का सेक्रेटरी, एलन मस्क को एनर्जी का सेक्रेटरी, वॉरेन बफेट को खजाने का सेक्रेटरी बनाएंगे। लेकिन टस्क के ये सारे आइडियाज रखे रह गए क्योंकि ब्लूमबर्ग ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। उन्हें लग रहा था कि अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो वो क्लिंटन के जीतने की संभावना कम कर देंगे जिससे ट्रंप जीत जाएंगे। ब्लूमबर्ग नहीं चाहते थे कि ट्रंप इलेक्शन जीत जाएं, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। टस्क को ये बात बहुत चुभ गई। उन्हें शायद पहली और आखिरी बार इतने बड़े पैमाने पर काम मिल रहा था और वो मौका उनके हाथ से निकल गया। जब ट्रंप इलेक्शन में जीत गए तो टस्क को लगा कि ब्लूमबर्ग अगर इलेक्शन लड़ते तो अमेरिका को पहले से बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन वो मौका अब शायद उनके हाथ फिर से कभी ना लगे। नवा सबक, अपने स्टार्टअप को राजनीति से बचाने के लिए आपको पहले से तैयारियां करनी चाहिए। अगर आप सबकी तरह एक बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इस समय की कंपनियों को समस्या हो सकती है या फिर समाज के कुछ लोगों का रोजगार छिन सकता है तो आपके पास राजनीति से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए आपको पहले से कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपको ये पता नहीं है कि आपका प्रोडक्ट कानून के सारे नियमों को फॉलो कर रहा है तो आपको उसे लॉन्च करने से पहले ही सरकारी लोगों से इजाजत मांग लेनी चाहिए। या अगर आपने पहले से ही अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दिया है तो आप बाद में नियमों को तोड़ने के लिए माफी मांग सकते हैं। उबर ने दूसरा वाला रास्ता चुना। उसने पहले अपनी सर्विस को लॉन्च करके बहुत से ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया और बाद में नियमों को तोड़ने के लिए माफी मांगी। लेकिन इस रास्ते को चुनने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ नियमों को तोड़ने से किसी की मौत भी हो सकती है या फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप इस रास्ते को मत चुनिए। इसके बाद आपको ये पता करना होगा कि मुश्किल वक्त में कौन से लोग हैं या कौन सी चीजें हैं जो आपको सहारा दे सकते हैं। इसके बाद कोई ना कोई ऐसा हथियार होना चाहिए जिसके इस्तेमाल करके आप सरकार से अपनी बात मनवा सकें। अब चाहे वो कोई इंसान हो जिसकी पहुंच ऊपर तक हो या फिर जनता का सपोर्ट हो। कभी भी अकेले लड़ने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा कुछ कैपिटलिस्ट या बड़े लोगों को अपने कांटेक्ट में रखिए और जरूरत पड़ने पर उनसे मदद मांगने के लिए जाइए। हर लड़ाई एक अलग तरह से लड़ी जाती है और हम आपको कभी एक ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं दे सकते जो हर वक्त आपका साथ दे। इसीलिए आपको समय और हालात को देखते हुए खुद से फैसले लेने चाहिए। कुल मिलाकर आपके बिजनेस से बहुत से लोगों को समस्या हो सकती है। अगर आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपसे बहुत से लोगों को परेशानी होगी। ये सारे लोग मिलकर आपको खत्म करने के लिए गंदे खेल खेल सकते हैं। इसीलिए आपको राजनीति की बातों को अच्छे से समझना होगा और उससे खुद को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। क्या करें? अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने से पहले राजनीति के नियमों के बारे में जान लीजिए। अगर आप अपनी कंपनी को दूसरी जगहों पर एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले उन कानूनी नियमों के बारे में जानिए जो आपको ऐसा करने से रोक सकते हैं। ये देखिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपके काम में रुकावट बनकर आ सकती हैं
और वो कितनी बड़ी समस्या आपके लिए पैदा कर सकते हैं। इस तरह से आप खुद को उन समस्याओं के लिए तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।